बच्चों नमस्कार। हम लोग कल अपने सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम भाग 1 पर चर्चा कर रहे थे, जहां हम लोग चर्चा के दौरान तद्भव तत्सम तक चर्चा किए। तो हम आपको यह बता रहे थे कि हमारा पाठ्यक्रम कैसा है और उसे किस किस रूप स्वरूप में पढ़ना चाहिए। तो आज हम अपने सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम के भाग 2 के अंतर्गत जहां पर कल अपनी बात को हम विराम दिए थे, उसी क्रम में फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो तद्भव तत्सम के बाद जो सामान्य हिंदी का जो पाठ्यक्रम आता है वह होता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेष्य और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेष्य और विशेषण। यह जो पाठ होता है बच्चों, इसमें से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेष और विशेषण, ये सभी पाठ जो वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, दरोगा की परीक्षा, पुलिस की परीक्षा, लेखपाल की परीक्षा, जितनी भी एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं, जहाँ जहाँ हिंदी पाठ्यक्रम सम्मिलित है, वहाँ ये पूरा पाठ्यक्रम पूछा जाता है। और इसमें से ये जो क्रिया वाला पार्ट है, ये जो लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा जाता है, लोअर सबऑर्डिनेट आपको पता है कमीशन के द्वारा संचालित परीक्षा होती है, लोअर सबऑर्डिनेट एग्जाम, जिसमें क्रिया का पार्ट पूछा जाता है। इसके बाद जो इसका लास्ट वाला पार्ट है विशेष और विशेषण, यह जो है मुख्य रूप से जो लोक सेवा आयोग से परीक्षा होती है, आरओ एआरओ, हम जिसे कहते हैं यूडीए या एलडीए, यह पार्ट जो विशेष और विशेषण का जो कि समीक्षा अधिकारी का एक अहम भाग होता है, और यह उसकी मेरिट के लिए निर्णायक भी होता है। यह आपकी दरोगा की जो परीक्षा होती है, जिसमें कि 100 अंक का हिंदी का पेपर होता है, उसमें इस विशेष एवं विशेषण की भूमिका 10 अंकों की होती है। तो यहाँ पर हम लोग जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेष और विशेषण इसमें पढ़ते हैं, जिसमें जैसे पहला हम यहाँ पर आपको इसके बारे में सीमित तौर पर बताने जा रहे हैं, संज्ञा। जैसे बच्चों आप पढ़ते हैं नाउन पढ़ते हैं इंग्लिश में, वही आपका सेम सामान्य हिंदी में है संज्ञा। जहाँ आप जो है संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की भेद और जिन जिन बातों का उल्लेख आप इंग्लिश व्याकरण में पढ़ते हैं, उसी तरीके से हिंदी व्याकरण में भी है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन, रमेश, सुरेश, इलाहाबाद, दिल्ली, बम्बई, गांधी, या कोई भी किसी भी व्यक्ति वस्तु का नाम हम ले लिए तो संज्ञा हो गई। इसके भेद जो है 5 होते हैं, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में। यहाँ पर आप जो है इसके भेद में, जैसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भेद इसका जातिवाचक संज्ञा, इसका तीसरा प्रकार भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट द्रव्यवाचक संज्ञा, और जो इसका 5वां भेद और अंतिम भेद है वह है समूहवाचक संज्ञा। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान का जिक्र करें जहाँ से किसी एक का बोध हो, तो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कोई नाम हम ले लिए, किसी का नाम ले लिए, राम, श्याम, रमेश, सुरेश, दिनेश, ये जो प्लेसेज हैं हमारे, उसमें से किसी एक प्लेस का नाम लिए, अर्थात जिससे एक की पहचान हो, जिससे एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा।
जातिवाचक संज्ञा, इसकी पहचान होती है जिस शब्द से एक ही प्रकार अथवा एक ही समान के व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध हुआ होती है जातिवाचक संज्ञा। जैसे हम कह दिए मोटर कार, हम जो मोटर कार कहते हैं तो यहाँ पर जितनी प्रकार की मोटर कार होती हैं सबका बोध हो गया। जैसे कोई हम जो है दिन कह दिए तो यहाँ पर दिन जो होते हैं 7 दिन है सबका बोध हो गया। वर्ष कह दिए, महीने कह दिए, कोई त्यौहार कह दिए, केवल त्यौहार शब्द बोल दिए, जो कि त्यौहार में कई शामिल है। मेरा कहने का आशय जिस शब्द से किसी एक ही प्रकार अथवा एक ही समान व्यक्ति वस्तु का बोध हुआ होती है जातिवाचक संज्ञा। इसमें से ये जो भाववाचक संज्ञा होती है, यही जो 5 प्रकार की संज्ञा होती है उसमें सबसे प्रमुख ये भाववाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, स्वभाव इत्यादि का बोध हो उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर बच्चों हम पढ़ते हैं कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है और ये संज्ञा का सबसे खास पार्ट है कि भाववाचक संज्ञाएं बनती कैसे हैं। जैसे कोई संज्ञा शब्द हम ले लिए, जैसे हम कह रहे हैं बूढ़ा। जब आप कहते हो बूढ़ा तो यह जो शब्द है बूढ़ा, ये जो जितने भी प्रकार के बूढ़े हैं सबका बोध हो जाता है। अर्थात यह किसी एक का बोध नहीं कराया बल्कि जो है बूढ़ा रूपी जात का बोध कराया, एक समान एक प्रकार का बोध कराया। और इस बूढ़ा शब्द में हम जो प्रत्यय लगा देते हैं पा तो शब्द बन जाता है बुढ़ापा। अब जब हम कहते हैं बुढ़ापा तो यह हो गई भाववाचक संज्ञा। जैसे हम कहते हैं गरीब, इसमें हम प्रत्यय लगा दिए बड़ी तो हो गई गरीबी। गरीबी क्या होती है बच्चों? ये होती है दशा, अर्थात दशा को ये बता रही है तो हो गई भाववाचक संज्ञा। जैसे हम जो विशेषण शब्द लिए सुंदर और उसके आगे प्रत्यय लगा दिए ता तो नया शब्द बन गया सुंदरता, वह जो है किसी का भाव बताएगा। तो जो इस प्रकार से जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, उसके स्वभाव का बोध हो वो होती भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसे शब्द जिनसे किसी नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, अर्थात लीटर, मिलीलीटर, ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम में, वह होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे पानी, लोहा, सोना, इस तरह की चीज़ें हम कह दिए जिससे कि नाप तौल का बोध हो। दूध भी हम इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कोई भी शब्द पूछा जाए जो शब्द जो है इस बात की ओर डिनोट करे कि उससे किसी नाप या तौल वाली वस्तु का बोध हो तो होती द्रव्यवाचक संज्ञा। अंतिम पार्ट है इसका समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, समिति, सम्मेलन, झुंड, पुंज, मंडल, गुच्छा, काफिला इत्यादि इस प्रकार के शब्द होते हैं समूहवाचक संज्ञा। बच्चों आपने देखा, ये तो हमने आपसे जनरली चर्चा की, लेकिन जब इस पार्ट को हम जो है जब विधिवत रूप से आपको पढ़ाने लगेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा जो हम आपको बताए तो उसका एक फ्रेम बताएंगे। उस फ्रेम में जितने भी शब्द सम्मिलित होंगे वे जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। उसी क्रम में हम जो जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। यहाँ पर एक बहुत खास प्रश्न है जो कि यहीं पर हम आपको कर दें डिटेल। ये जो 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, इन 5 प्रकार की संज्ञाओं में से सबसे अधिक संख्या होती है जातिवाचक संज्ञा की। और इसमें जो है विषय वस्तु जब इसका प्रश्न के रूप में जब पेपर में हमें दिखता है तो इन 5 पार्ट में अगर कहीं कुछ दम दिखता है जहाँ पर हमारे क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं होती हैं, वह केवल भाववाचक संज्ञा होती है। बाकी शेष जो 4 हैं वे बेहद सरल हैं। ये तो हम बात कर लिए संज्ञा की। तब हम आते हैं सर्वनाम पर। सर्वनाम ये बच्चों आप पढ़े होंगे कि वे शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह,
इत्यादि। जैसे अंग्रेजी व्याकरण में आप जो प्रोनाउन पढ़ते हैं वैसे हिंदी में सर्वनाम है, लेकिन हिंदी व्याकरण में कुल सर्वनामों की संख्या 11 होती है। ये आप जो तथ्यात्मक प्रश्न जो है विशेष रूप से अपने जहन में नोट करेंगे। ये अब तक परीक्षाओं में कई बार यह पूछा गया है, लेकिन यह नहीं पूछा गया है कि हिंदी के कुल 11 सर्वनामों में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो आपको यहाँ पर इनके नाम याद करने पड़ेंगे। यह तभी आपको सर्वनाम के प्रकार जो हम बताएंगे, सर्वनाम के हिंदी में कुल 6 भेद होते हैं। तो जो प्रत्येक सर्वनाम का अपना जो है रूप होता है, शब्द रूप होता है, उसी शब्द रूप से हम उस प्रकार के सर्वनाम की पहचान करते हैं। तो वह जो क्रमागत रूप से जो हम इसका सीक्वेंस याद करते हैं, सर्वनाम के 6 भेद और उसके सामने उसके रूप जब लिखते हैं तो वहाँ पर क्रमागत रूप से जो एक दूसरे में रिपीट कर रहा हो उसको हम छोड़कर जब काउंट करते हैं तो 11 जो सर्वनाम दिखेंगे वही हिंदी के कुल 11 सर्वनाम होते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं पूरी संख्या जो 11 है सर्वनाम, इसमें आप देखिए मैं, तू या तुम, चाहे तू कहिए या तुम कहिए, मैं, तुम, आप, यह, वह, मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंतिम जो हम लिखते हैं, जैसे हमने बताया कि हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या 11 होती है, तो यहाँ तक हमने 10 लिखा। तो जो अंतिम वाला जो हम लिख रहे हैं क्या, उससे पूर्व हम लिख दें और। बच्चों देखो और का प्रयोग यहीं पर होता है। जैसे कुल 5 लोग हैं तो हम कह रहे हैं 1 2 3 4, अर्थात जब हम 1 कहें तो 2 के पूर्व वहाँ पर रुकें, मतलब वाणी को हम विराम दें, जिसे हिंदी में कहते हैं अल्प विराम, अर्थात थोड़ी देर रुकना या ठहरना। मैं, तुम या तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन और क्या, ये हैं हमारे हिंदी के 11 सर्वनाम। अब मान लीजिए क्वेश्चन पुटअप कर दिया कि जो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं, उन 11 सर्वनामों में से निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। अब ये प्रश्न गहराई वाला हो गया। ये तो सर्वनाम के भेद में उसकी पहचान, उसके उदाहरण, ये तो कॉन्सेप्ट मूलक बातें हो गई, लेकिन तथ्यपरक चीज़ें जो आपको यहाँ पर याद करनी है इस रूप में, तो इसका डिटेल हम आपको करेंगे। उसके बाद फिर आता है सर्वनाम के भेद या प्रकार। सर्वनाम के भेद या प्रकार, सर्वनाम के भेद या प्रकार, चाहे आप भेद कहें चाहे आप प्रकार कहें। मैंने अभी आपसे बताया कि हिंदी में जो सर्वनाम है उनके कुल 6 भेद होते हैं। पहला नंबर 1 होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, बच्चों ठीक से बात को सुन करके उसमें जो सम्मिलित शब्द हैं उनको एकदम सटीक तरीके से जो विद्यार्थी लिखता पढ़ता है उसी का ज्ञान और जो दीर्घजीवी होता है। ये पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। अभी आपको हम प्रॉपर सिलेबस पढ़ाना शुरू नहीं किए हैं, बस हम प्रत्येक चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाएंगे, हमसे आप क्यों पढ़ेंगे, ये हम आपको क्यों पढ़ाएंगे, ये हमारा आपका जो सहसंबंध जो इस ऑनलाइन क्लास के थ्रू बन रहा है। जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं वो तो हमारी टैक्टिस से अवगत हैं, लेकिन कुछ अन्य लोग या कहिए अन्य लोग जो कि अभी हमसे जुड़े नहीं हैं, जो हमको जानते नहीं हैं, वे यह जाने कि जो है ये अमुक टीचर जो कि ऑनलाइन के थ्रू सामान्य हिंदी पढ़ाने आया हुआ है अथवा आ रहा है, वो जो पढ़ाने की टैक्टिस कैसी है। तो इसी जद्दोजहद
में हम प्रत्येक पार्ट को जो हमारे सिलेबस में एक एक पार्ट सम्मिलित है उसी पर एक छोटा सा डेमो दे रहे हैं कि हम जो किस तरीके से हम जो है यात्रा करेंगे, ये हमारी शैक्षिक यात्रा, ये हमारी शिक्षण यात्रा किस तरीके से रहेगी। और आप इसी डेमो के थ्रू आप देखेंगे कि आपको यह यात्रा कहाँ तक लेकर के जा पाएगी और आप इससे किस रूप स्वरूप में लाभान्वित होंगे। दूसरा निजवाचक सर्वनाम, मैंने कहा कि सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। बच्चों जो हम लिखते हैं 6 भेद, तो ऐसे लिखेंगे 6 भेद, मतलब शब्दों में लिखा जाता, अंक में कभी मत लिखना। 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, कामा लगा दिए, निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। याद करना देखो कितना आसान है। निश्चयवाचक सर्वनाम, कामा, अब इसका जस्ट विलोम कर दो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसके आगे कामा लगा दीजिए। उसके बाद 5वां ये होता संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तब चूंकि आपको लिखना है लास्ट वाला, अंतिम वाला, तो इसके बाद और आप लिख दीजिए, और लिखकर 6ठा लिख दीजिए, मतलब आप 6ठा लिखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम यहीं पर रूप दिखा दे रहे हैं इसके। ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है इसके पुनः 3 भेद होते हैं। बच्चों देखो यहाँ हम लिख रहे हैं, अभी रफली आपसे बात कर रहे हैं, चूँकि आपको नोट्स नहीं बनाना है, बात आप सुन रहे हैं डेमो के अंतर्गत। ये जो विधिवत रूप से जब इस पार्ट पर हम लेक्चर देंगे तो मेरी आदत है पहले आपको विधिवत रूप से कॉन्सेप्ट के रूप समझाते हैं, फिर वहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट के दौरान हम आपको बताते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं पुटअप, फिर उसे आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुसार प्रश्न एक जिस क्रमबद्ध ढंग से उस प्रश्न का एक सीक्वेंस सेट करते हुए आपको पॉइंट आउट कराते हैं। तो जो इस तरह की जब पढ़ाई होती है तो जो विद्यार्थी के जेहन में लंबे समय तक याद रहता है। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, पहला उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। अब यहाँ पर सबके हम रूप लिख दे रहे हैं, इधर हम सबके रूप लिखने जा रहे हैं। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, अन्य पुरुष में यह, ये, वह, वे। निजवाचक सर्वनाम का रूप होता है आप, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी आप है, यहाँ भी आप, समझाते हैं बात को अभी हम। निश्चयवाचक जो सर्वनाम है इसका रूप है यह, वह। फिर से शब्द किया रिपीट। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का रूप है कोई, कुछ, कोई, कुछ। उसके बाद जो संबंधवाचक है इसका रूप है जो, सो। अंतिम वाला जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है इसका रूप है कौन, क्या। बच्चों देखो अभी आपसे कुछ देर पहले मैंने जो बताया कि हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या 11 होती है, याद करने का तरीका बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आपसे मैंने बताया मैं, तू, तुम में से एक ले लो, मैं, तुम, आप यहाँ भी है, आप यहाँ भी है, 2 रिपीट कर रहा है उसको 1 ले लो, यह, वह, यहाँ भी है, यह, वह, जो जहाँ रिपीट कर रहा है उसको 1 टाइम हम गिनेंगे, 2 टाइम्स नहीं गिनेंगे। तो मैं, तुम, आप, यह, वह, अब यहाँ तक छोड़ दिए, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या। देखो 1, इसमें से 1 ले लिए, 2, यहाँ भी आप है, इस आप को मिलाकर 1 लिए 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। जब आपको टेबल याद रहेगा तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं तो मैं तय कह रहा हूँ यह
यह एकदम श्योर है कि कोई भी विद्यार्थी 11 प्रकार के सर्वनामों का नाम रट करके जाएगा। अगर इस चेन के आधार पर वो जो समझ शक्ति विकसित करते हुए वो याद नहीं किया है तो परीक्षा में बोलना उसका तय है। अब यहाँ पर एक एक जो सर्वनाम है, पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चय इत्यादि जो हैं, इसका हम लोग डिटेल पढ़ते हैं। वाक्य प्रयोग के रूप में देखते हैं, जहाँ से क्वेश्चन इसमें उठता है। तो आप यहाँ पर बच्चों ध्यान दो, तो तुम आप यहाँ भी है, आप यहाँ भी है। सबसे प्रमुख इसमें होता है निजवाचक सर्वनाम, जो कि बच्चे से प्रश्न होगा। जैसे मान लो सर्वनाम पर कोई विद्यार्थी कह रहा हो कि मेरी तैयारी पूर्ण हो गई है, तो केवल आप उसे एक प्रश्न कर लो कि बाबू बताओ निजवाचक सर्वनाम और ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष है, दोनों का रूप आप है, दोनों के प्रयोग में मूलभूत अंतर क्या होता है। यदि वह विद्यार्थी बता दिया तो फिर जान लो सर्वनाम में और कोई प्रश्न उससे पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो हम आपसे चर्चा करेंगे इस पर। ये तो हमारा हो गया संज्ञा, उसके बाद सर्वनाम। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हमने लिखा था क्रिया। बच्चों ध्यान देना, ये आपको लगता होगा, ये जो आपको भी नहीं हमको भी लगता था, या आपको हमको ही नहीं किसी अन्य को भी लगता है कि जो है ये जो हिंदी विषय है, अगर कोई हिंदी कहीं अगर पढ़ने जा रहा हो तो लगता है जीवन का जो दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है उसका। ये बात कहते कौन लोग हैं? जिनको हिंदी शब्द लिखने नहीं आता, केवल शब्द हिंदी नहीं लिखने आता। मैं यहाँ पर 1 मिनट रुक कर थोड़ा आपसे बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ें। जैसे जो छात्र या जो शिक्षक वो अपने पठन पाठन के दौरान या अपने अध्यापन के दौरान वह जो शब्दों पर ध्यान दिया, मीन्स मात्रा पर ध्यान दिया, वह जो स्वर व्यंजन के योग से जो शब्द बना, वह शब्द कुछ अर्थ को प्राप्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मीन्स प्रासंगिकता पर ध्यान दिया, वह जो गलती नहीं करता। और यही सब छोटी छोटी बातें मिल करके जब एक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं तभी वह व्यक्ति परीक्षाओं में सफल होता है। जैसे आप जो है सब सुने होंगे मेढक, ये जो एक हमने ऑप्शन बना दिया, दूसरा बना दिया मेढक लिख दिया इस तरीके से, तीसरा विकल्प हमने बना दिया मेढक लिख दिया इस तरीके से, चौथा विकल्प बना दिया मेढक लिख दिया इस तरीके से। लगभग नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ये हम तो कहते हैं शिक्षक भी, ये हमारे सहचर जो हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, अगर वे इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिए होंगे तो आंसर गलत ही करेंगे। आपको इस 4 विकल्प में जो आपको गलत लग रहा है वही सही है, और एकदम जाहिर सी बात है आपको गलत लग रहा होगा ये वाला और यही वाला सही है। तो ये हम लोग जो शुद्धि शोधन में जब आते हैं, मतलब हिंदी के व्याकरण की गहराई में जब आगे हम बढ़ते हैं तो वहाँ पर इस बात को वहाँ पर हम जिक्र करते हैं। यहाँ पर बात को हम मेंशन कि एक शब्द जो शुद्ध लिखता है, जो शुद्ध बोलता है, वही जो परीक्षा हाल में जो है वह विशुद्ध रूप से परफॉर्मेंस भी करता है। ये जो क्रिया का पार्ट हमारा है, हम इस पार्ट को कैसे पढ़ाते हैं, कैसे इसको जो सीक्वेंस में हम मेंटेन करते हैं, मैं जो फॉर्मेट हम कैसे बनाते हैं इसका, यहाँ आपको हम बताते हैं। इसमें आउटलाइन बनाते हैं क्रिया की परिभाषा। बच्चों शब्द पर ध्यान देना, क्रिया की परिभाषा। फिर इसमें बनाते हैं क्रिया में धातु, धातु में मूल धातु, यौगिक धातु, नेक्स्ट क्रम में नाम धातु, सब ध्यान दीजिएगा, नाम धातु एवं नाम बोधक क्रिया। ये क्यों हम एक साथ इसको लिखते हैं? दोनों एक साथ जो विद्यार्थी नहीं पढ़ा है वो परीक्षा में श्योर गलत कर देगा। नाम धातु एवं नाम बोधक क्रिया। फिर हम आते हैं ये शब्द है प्रेरणार्थक क्रिया या धातु।
प्रेरणार्थक क्रिया या धातु। हम क्रिया या धातु क्यों लिख रहे हैं, अभी बात को हम करते हैं स्पष्ट। इसमें फिर आते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया, जो बच्चों अंग्रेजी में आप पढ़ते हो ट्रांजिटिव एंड इंट्रोजिटिव वर्ब, सकर्मक एवं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, आपको लगता होगा कि क्रिया के प्रकार हो गए, अभी प्रकार की शुरुआत हो रही है। उसके बाद फिर होती है प्रेरणार्थक क्रिया, लिख दे रहे हैं प्रेरणार्थक क्रिया। कुछ चीज़ें खास अभी आपको इसमें हम बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। उसके बाद व्यवस्थित तरीके से जब इस पाठ्यक्रम में हम आएंगे तो वहाँ पर आपसे बात की जाएगी। प्रेरणार्थक क्रिया या धातु, क्रिया या धातु। उसके बाद ये होती क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा, शब्द पर ध्यान देना बच्चों, क्रियार्थक संज्ञा। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। जितना लिख दिए इतना आप समझाने भर का पर्याप्त है। यहाँ पर आप देखिए नंबर 1 है क्रिया की परिभाषा। बहुत ध्यान से बात समझना है, रट कर कभी भी कोई भी विषय वस्तु रट करके हमें नहीं पढ़ना है। चूँकि रट कर जब कोई हम प्रवृत्ति विकसित करते हैं तो जो कुछ समय बाद जो चिन्हरास के नियमानुसार वह विलुप्त हो जाती है और फिर वह सही टाइम पर सही समय पर हमारा साथ नहीं देगी। जैसे क्रिया को अगर आपको डिफाइन करना हो कैसे कहोगे, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे आप कहते हैं पढ़ना, तो कोई व्यक्ति जब पढ़ते हुए दिखेगा तब हम कहेंगे वो पढ़ने क्रिया कर रहा है। पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, खाना, पीना, सोना, जागना, टहलना, घूमना इत्यादि सब क्रियाएं हैं। तो जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। यह जो क्रिया का शब्द होता है, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, खाना, पीना, घूमना, टहलना, इस क्रिया शब्द का जो मूल शब्द है वह कहलाता है धातु। जैसे पढ़, लिख, उठ, बैठ, चल, घूम, ये हो गए धातु। जब हम ये जो धातु के शब्द हमने आपसे कहा, जब इसके आगे प्रत्यय लगा देते हैं ना तो वह क्रिया हो जाती है। कैसे क्रिया होगी, जैसे लिख धातु है उसके आगे प्रत्यय लगाए ना, एक नया सार्थक शब्द बन गया लिखना। अब इससे किसी कार्य का करना या होना पाया गया तो यह हुआ क्रिया। बच्चों जब आप प्रत्यय हम जिस पर कल आपसे चर्चा कर रहे थे, वहाँ जो प्रत्यय में जब आप पढ़ोगे तो जो है ये लिखना जो शब्द होता है ये होता है कृदंत, अर्थात इसमें कृत प्रत्यय लगा है। लिख धातु है ना, उसमें जो शब्दांश लगा तो शब्द बनेगा लिखना और इससे किसी कार्य का करना या होना पाया जा रहा है। तो जो इस कारण से ये हो गया क्रिया का शब्द, तो जो कृदंत शब्द हो गया। तो यह जो धातु है इसके मूल रूप से दो भेद होते हैं, एक मूल धातु और दूसरा यौगिक धातु। मूल धातु अभी जो हमने कहा कि ऐसे क्रिया के शब्द या ऐसे क्रिया के शब्दांश जो किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होते या आपके स्वतंत्र होते हैं या मूल रूप से होते हैं, वह मूल धातु कहलाती है। जैसे पढ़, लिख, उठ, बैठ, खा, पी इत्यादि। जब किसी मूल धातु में प्रत्यय लगा दिया जाता है तब वह यौगिक धातु बन जाती है। बच्चों ध्यान देना, यौगिक धातु को ही क्रिया कहते हैं। यौगिक धातु को ही क्रिया कहते हैं। यौगिक धातु को ही क्रिया कहते हैं। नाम धातु एवं नाम बोधक क्रिया, ये जो क्रिया का पार्ट जिस किसी भी परीक्षा में सम्मिलित है वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से नाम धातु एवं नाम बोधक क्रिया, कोई भी विद्यार्थी अगर इसे एक साथ कोरिलेट करके नहीं पढ़ा है तो मैं आपको एकदम तय बता दूं उसके क्वेश्चन से और गलत होंगे। नाम धातु देखो, ये जो कुछ क्रिया के शब्द जो होते हैं वे जो संज्ञा शब्द या विशेषण शब्द से बनते हैं। जो क्रियाएं किसी संज्ञा अथवा विशेषण शब्द में प्रत्यय लगाने से बनती हैं वे होती हैं नाम धातु। फिर से बच्चों, जो क्रियाएं किसी संज्ञा अथवा विशेषण शब्द में प्रत्यय लगाने से बनती हैं वे कहलाती है नाम धातु। जैसे हम कह रहे हैं हाथ,
ये बच्चों आपसे प्रश्न किया जाए हाथ किस प्रकार की संज्ञा है, तो आप कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर हाथ कहने से किसी एक हाथ का बोध नहीं हुआ, जितने भी हाथ हैं सबका बोध हो गया। तो हाथ में प्रत्यय लगा दिए हम याना, तो एक नया शब्द बन गया हथियाना। अब देखिए हथियाना, जैसे कुछ लोग कहते हैं प्राप्त करने को हथियाना भी कहते हैं, अपने हाथ में लेना, हथियाना। जैसे बात शब्द है, ये क्या है, संज्ञा शब्द है। बात से हम बना दिए बतियाना, तो इसे किसी कार्य का करना या होना पाया गया। तो ये जो बतियाना शब्द जो हो जाता है, ये हो गई नाम धातु। अब ध्यान दीजिएगा, हथियाना बतियाना ये हो गए नाम धातु। जैसे आपसे प्रश्न पूछा गया निम्न में से कौन नाम धातु है, तो यहाँ पर मूल शब्द आप निकालिए। मूल शब्द क्या निकले, एक संज्ञा या विशेषण, और इसी संज्ञा विशेषण के आगे के बाद कुछ न कुछ प्रत्यय जुड़ करके वह परीक्षा में वो शब्द पूछा गया होगा। और वो शब्द जो पूछा गया होगा वह क्रिया का शब्द क्यों होगा, क्योंकि उससे किसी कार्य का करने या होने का बोध होता रहेगा, तो वो क्रिया का शब्द होगा। तो यहाँ हमने बताया कि किसी संज्ञा अथवा विशेषण शब्द में प्रत्यय लगाने से नाम धातु बनती है। और यहाँ पर क्या है, छोटा सा अंतर, किसी संज्ञा अथवा विशेषण शब्द में कोई क्रिया जोड़ने से नाम बोधक क्रिया बनती है। जैसे विशेषण शब्द हम ले लिए गरम, तब यहाँ पर क्रिया लगा दिए करना, तो शब्द हो गया गरम करना। गरम शब्द है विशेषण, यहाँ पर एक क्रिया जोड़ दिए गरम करना, तो जो गरम करना ये पूरा शब्द हो गया नामबोधक क्रिया। क्यों, यह जो विशेषण शब्द के बाद यह क्रिया जुड़ी है। जब किसी पूर्ण विशेषण शब्द के बाद कोई क्रिया का शब्द जुड़ करके उससे किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराए, तब होती है नामबोधक क्रिया। और जब किसी संज्ञा अथवा विशेषण शब्द में कोई प्रत्यय लगाने से जो नया शब्द बने, उस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, तब होती है नाम धातु। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब अपने लय में आकर के लेक्चर पर हम डिटेल करें, मैं अपने ऑफलाइन विद्यार्थियों से कहता हूं कि मेरी आदत है कि आपका आई कांटेक्ट देख करके मुझे जब तक यह भली भांत यह पूर्ण रूप से मुझे सिद्ध नहीं हो जाता कि मेरा विद्यार्थी वो मैं जो कह रहा हूँ न केवल पूरी तरह समझ रहा है, बल्कि नोट्स अपने ब्रेन में बना रहा है, वो अपने अंतस्थल में नोट्स बना रहा है। और जब तक मुझे यह भान नहीं होता, तब तक हम अपनी बात को बार बार दोहराते रहते हैं। उसी बीच पूर्व में जो बोले रहते हैं उसी को रोक कर पुनः हम किसी विद्यार्थी से अगर क्वेश्चन पूछते हैं, तब फिर वहाँ मेरा रूप और स्वरूप अत्यंत विहंगम हो जाता है। और होना ही चाहिए, क्यों नहीं होगा। मेरे क्लास विद्यार्थियों को फ्री छूट होती है, वह एक बार दो बार बारंबार जब तक समझ में आए वह तब तक पूछे, किंतु क्लास की रूपरेखा समाप्त होने के बाद। तो जैसे कोई हम चर्चा कर, यही मान लीजिए हम चर्चा कर रहे हैं आपसे ऑफलाइन क्लास अथवा ऑनलाइन क्लास में, नाम धातु नाम बोधक क्रिया आप यहाँ पर एक बार सुने, आप लिखे, घर जाकर चीज़ों को दोहराए, उसके बाद भी आप नहीं समझ पाए, फिर आप आए हमसे पूछे, कल हम आपको फिर बताए, फिर आप दोहराए, फिर नहीं समझ पाए, फिर जब तीसरी बार पूछेंगे तो हम आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन कर कहेंगे, आप मुझे, अपने पूरे परिवार, अपने माता पिता, देश काल समाज को धोखे में न रखिए, क्योंकि अब आपका कहीं भी चयन नहीं होगा। ये जो कंपटीशन जो है दानवा नल नहीं है, दावा नल नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है टफ। लेकिन जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं, ये हमारी बुद्धिलब्धता वह जो है वह इस लेवल तक विकसित होनी ही चाहिए कि हम अगर किसी छोटी सी बात को एक बार मान लो सुने पढ़ें, नहीं समझ में आया, तो शायद वहाँ पर हम ध्यानस्थ नहीं रहे होंगे। उस समय हम विषय वस्तु को पढ़ने के दौरान मेरा ध्यान कहीं और रहा होगा। लेकिन हम उस बात को बारंबार पढ़ रहे हैं, बारंबार हमें नहीं आ रहा है समझ में, तो आप जो तय मान लीजिए कि आप जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए बने नहीं हैं। वहाँ पर आप देश काल समाज, अपने परिजन को आप उनके साथ विश्वासघात मत करो। कोई दूसरा क्षेत्र है जो तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें पुकार रहा है, यहाँ पर अपना समय जाया करने से बेहतर है वहाँ अपने जीवन का आप जो परीक्षण करिए, शायद उसी परीक्षण के दौरान कोई उक्ति आपके जीवन में सूत्र साबित हो। तो इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया आधार। नाम में ही स्पष्ट है, प्रेरणार्थक, प्रेरणाधन अर्थ क्रिया, अर्थात ऐसी क्रिया जो कि किसी को प्रेरित करे। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ध्यान दीजिएगा,
जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तब वह क्रिया प्रणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे हम एक वाक्य लिख दे रहे हैं, राम मोहन से किताब पढ़वाता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया जब कर्ता आपको पता है मोहन, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके वह किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तब उसमें जो क्रिया होती है वह कहलाती है प्रणार्थक क्रिया। यहाँ पर क्रिया क्या है? पढ़ना। ये जो पढ़ना क्रिया है, कर्ता क्या है? राम। यहाँ पर राम जो है पढ़ने का कार्य स्वयं न करके बल्कि वह मोहन को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो यहाँ पर जो पढ़वाता शब्द हो गया प्रणार्थक क्रिया। बस उसी शब्द में इसकी परिभाषा, इसके उदाहरण दोनों निहित हैं। इसी आधार पर हम आपको क्रिया के भेद और इसमें जो भी चीज़ें हमने लिखा हुआ था उस पर आपसे जिक्र करते हैं। अब एक पार्ट छोटा सा उसी में करते हैं डिस्कस, जो हमने लिखा था सकर्मक और अकर्मक क्रिया। ये देख लो बच्चों, ये मेरे पास फ़ोन बहुत आता है, बच्चे कहते हैं सर यह पार्ट मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो हम कहते हैं बच्चों आप केवल ध्यान नहीं दे रहे हो, बाकी आपके भीतर भी पूर्ण रूपेण समझ सत्य विद्यमान है, बस आप चीज़ों को ध्यान नहीं दिए, बस इसी शब्द में ही पहचान नहीं थे। जब किसी शब्द के पहले हम दंतोष स लगाते हैं उसका मतलब होता है सह या साथ। ध्यान देना बच्चों, ये जो दंतोष स है इसका अर्थ होता है सह या साथ। जब वहीं पर अ लगा देते हैं तो उसका आशय हो जाता रहित। तो ध्यान देना, सकर्मक मतलब कर्म के साथ, अकर्मक अर्थात कर्म रहित। आगे क्या है? क्रिया। ये जो पहला वाला है, जिन क्रियाओं के साथ कर्म हो, ध्यान देना बच्चों, जिन क्रियाओं के साथ कर्म हो और क्रिया का फल या प्रभाव कर्म पर पड़े। फिर से, जिन क्रियाओं के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो और क्रिया का फल या प्रभाव कर्म पर पड़े, वो होती सकर्मक क्रिया। इसके जस्ट विपरीत होती है अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ कर्म न हो और क्रिया का फल या प्रभाव कर्ता पर पड़े, वो होती है अकर्मक क्रिया। जैसे हम कह रहे हैं राम पढ़ता है, तो उसके बाद नेक्स्ट वाक्य बना दिए राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। एक और बना दे रहे हैं, राम ने मोहन को मारा। थोड़ा सा बड़ा वाक्य बना दे रहे हैं, राम ने मोहन को मारा। और जैसे पहला वाक्य है राम पढ़ता है, तो यहाँ जब आप प्रश्न पूछोगे कि राम क्या पढ़ता है, तो यहाँ पर कोई जवाब नहीं प्राप्त होगा। मीन्स राम है संज्ञा और पढ़ना है क्रिया। इस वाक्य में इस पढ़ना क्रिया का फल या प्रभाव राम पर पड़ रहा है, अर्थात यहाँ पर कर्म नहीं है, तो ये हो गया अकर्मक। राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर आप प्रश्न पूछोगे कि राम क्या पढ़ता है, जवाब प्राप्त होगा कि राम पुस्तक पढ़ता है, अर्थात पुस्तक कर्म हो गया, अर्थात इस क्रिया के साथ कर्म है, तो ये हो गई सकर्मक क्रिया। राम ने मोहन को मारा। अब यहाँ पर प्रश्न, यहाँ क्रिया क्या है? मारना। इसमें कर्ता क्या है? राम। मोहन क्या है? कर्म। आप जो प्रश्न पूछोगे राम ने किसको मारा, आंसर प्राप्त होगा मोहन। तो यहाँ पर ट्रिक क्या है? जब किसी वाक्य में क्या, किसे और किसको प्रकार के प्रश्न पूछने पर जवाब प्राप्त हो तो क्रिया होती है सकर्मक, और जब जवाब प्राप्त न हो तो क्रिया होती है अकर्मक। किंतु बच्चों यहाँ पर कतिपय कंडीशंस हैं, जब आपको हम पूरा लेक्चर देंगे बताएंगे, और वही जो कतिपय कंडीशंस जो इसकी हैं वह जो परीक्षा पूछ लेता है तो बहुत कम
कम ही विद्यार्थी होते हैं। कौन विद्यार्थी? जो उस तरीके से पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा कैसे होगा? वो जो है प्रश्न की जो तालिका है वह देखा होगा, या उसे किसी अपने गुरु से उसकी मुलाकात हुई होगी, या उसे जो मार्गदर्शक कोई ऐसा मिला होगा जो कठिन से कठिनतम प्रश्नों पर भी उसका व्यायाम कराया होगा, तो जो विद्यार्थी वहाँ पर बात को सही करेगा। इस तरीके से हम लोग क्रिया पर बात कर लेते हैं। उसके बाद विशेष एवं विशेषण। ये बच्चों, एक दिन हम अपने रूम पर ही ऑनलाइन क्लास के बारे में जब हल्का सा मेरे दिमाग में एक रुझान आया, तो मैं अपना मोबाइल रख करके वीडियो बना रहा था। तो हमने वहाँ पर विशेष और विशेषण पार्ट को बनाया। तो वहाँ पर जो तकनीकी समस्या होने की वजह से यह कुछ मेरी आवाज़ उसमें नहीं आ पाई, और उस छोटे से व्हाइट बोर्ड पर जो हम लिखते थे कुछ मैटर वहाँ पर नहीं आ पाया। तो मैंने केवल 10-15 मिनट का ही वीडियो बना करके और वो अपलोड कर दिया। ये हमारे बच्चे पुराने जो हैं, ताकि उनको यह ज्ञात हो जाए कि हम भी इस मुहिम में स्वयं को लाने वाले हैं, अर्थात हम भी आपके समक्ष प्रस्तुत होने वाले हैं। ये जो विशेष और विशेषण, विशेष एवं विशेषण। ये बच्चों, जो आपका दरोगा का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद मुख्य रूप से लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा होती है, इस 2 परीक्षा के लिए यह विषय वस्तु बेहद महत्वपूर्ण है। या हम यूँ कहते हैं कि जिस बच्चे को विशेष विशेषण पर पूर्ण रूपेण कमांड नहीं होता, वह जो है एक दरोगा परीक्षा, एक UDLD की परीक्षा वह पास कभी não कर सकता, अर्थात वह हिंदी के पेपर में उसका बेहतर परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकता। इसमें हम लोग पढ़ते हैं विशेषण की अवधारणा, विशेष विशेषण, प्रविशेषण, मुख्य विशेष, ये हम पढ़ते हैं। तो उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं विशेषण के भेद या प्रकार। तो कुल कितने प्रकार के विशेषण के भेद होते हैं, इसका हम लोग यहाँ पर जिक्र करते हैं। फिर उसी विशेषण के भेद या प्रकार में जो चीज़ें प्रश्न के रूप में सम्मिलित होते हैं, उसको हम शामिल करते हैं। इससे पहले बच्चों, जो हमने 10 मिनट का वीडियो बनाया था वो मेरे चैनल पर है। वहाँ जहाँ तक बात हम छोड़े हुए थे, उसी बात को जो अग्रसारित कर रहे हैं। तो यहाँ पर विशेषण के भेद जो है वो आप देखिए कि कैसे भेद लिख कर कैसे उसके बारे में हम करते हैं पॉइंट आउट। विशेषण, इसमें बच्चों देखो, इसका पहला भेद होता है सार्वनामिक विशेषण। इसी एक चार्ट पर आज आपको हम एक सीमित तौर पर ही इस बात को हम कुछ समझा दे रहे हैं, और बाकी जब इस पार्ट को विधिवत पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इस पर पूर्ण रूपेण आपसे करेंगे चर्चा। दूसरा, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण थोड़ा यहाँ पर शार्ट में लिख रहे हैं बच्चों, ताकि जगह रहे, एक ही साथ आपको सारी बातें हम समझा सकें। तीसरा होता है, यह है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, ये जो पहला वाला है सार्वनामिक विशेषण, इसके 2 भेद होते हैं। ये पहला मूल या मौलिक, चाहे मूल कहिए चाहे मौलिक कहिए, मूल या मौलिक। दूसरा होता है यौगिक। यौगिक, यौगिक। गुणवाचक विशेषण में एक फैक्ट यहीं पर याद करना है कि जो है कुल जितने प्रकार के विशेषण होते हैं उसमें से सबसे अधिक संख्या गुणवाचक विशेषण की होती है, और इसके कुल 6 रूप होते हैं। 6 रूप, ये जो परीक्षा में अब तक कई बार पूछा गया है,
6 रूप होते हैं। 2 चीज़ ध्यान देना, जितने प्रकार के विशेषण हैं उसमें से गुणवाचक विशेषणों की संख्या सबसे अधिक होती है और इनके कुल 6 रूप होते हैं। यह जो संख्यावाचक विशेषण है इसके पुनः 3 भेद होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। इसमें पहला निश्चित, दूसरा अनिश्चित, और तीसरा ये होता है परिमाणवाचक। पहले कुल हम बच्चों लिख दे रहे हैं, फिर बता रहे कैसे आप इसको याद करोगे। इसके पुनः होते हैं 5 भेद। देखिएगा कैसे उपभेद में हम आ रहे हैं धीरे धीरे। यह होता है क्रमवाचक, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, नेक्स्ट है समूह या आप कहे समुदाय। समूह कहिए चाहे समुदाय, समूह या समुदायवाचक। और लास्ट है प्रत्येक बोधक। ये जो गणनावाचक है इसके 2 भेद हैं। पहला ये होता है पूर्णांक बोधक, और दूसरा होता है अपूर्णांक बोधक। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के कोई भेद नहीं होते हैं। और इधर परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक निश्चित, दूसरा अनिश्चित। ये हमारा चार्ट तैयार हो गया विशेषण के भेद में। अब ध्यान दीजिएगा, आप कैसे याद करोगे। यह जो है आज तक विवादित है कि ये विवादित कहाँ है, विद्वानों में। क्योंकि विद्वान वही होता है जो परस्पर विवाद को क्रिएट करे। क्योंकि परस्पर विवाद को क्रिएट करेगा तभी कोई एक नया विद्वान उत्पन्न होगा। जो पूर्व के विद्वान होंगे उनकी बातों का वह कुछ नए प्रयोग परीक्षण के माध्यम से वह खंडन करेगा। उस खंडन करने के बाद वो अपने राय का मंडन करेगा और उसकी राय अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा मान्य हो गई तो वह भी उसमें स्थानापन्न हो जाता है। यह एक विवादित प्रश्न है कि विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं। कहीं आप किसी किताब में लिखा हुआ पाएंगे विशेषण के 4 भेद, कहीं किसी किताब में लिखा पाएंगे विशेषण के 3 भेद। यह मैंने कहा कि ज़बरदस्त विवादित प्रश्न है। इस पे जब हम आपसे इस टॉपिक पर अपने लाइव क्लास के थ्रू जब आपसे हम करेंगे वार्ता, तो वहाँ पर बताएंगे किन किन परीक्षाओं में कहाँ कैसे क्वेश्चन पूछे गए, कौन से विद्यार्थी इसका भेद 3 लगाए, कौन से विद्यार्थी 4 लगाए, कौन सा सही हुआ, जो सही हुआ वह क्यों सही हुआ, जो गलत हुआ वह क्यों गलत हुआ, इस बात पर उल्लेख करेंगे। बच्चों देखो याद कैसे करेंगे हम। जैसे पहला वाला जो है सार्वनामिक विशेषण का जो पहला है इसका उपभेद मूल, इसे पढ़ेंगे मूल या मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर संख्यावाचक जो विशेषण है इसका पहला भेद है निश्चित, इसे पढ़ेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर इसका जो उपभेद है क्रमवाचक, इसको पढ़ेंगे क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। पेपर में ऐसे लिखा होता है क्रमवाचक, पेपर में ऐसे लिखा रहेगा क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। यह किसी विद्यार्थी के लिए बहुत बड़ी बात हो गई। गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इसमें अगर इसके बारे में पूछ रहा है कैसे बोलेगा, पूर्णांक बोधक गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अपूर्णांक बोधक गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इस तरह से जो विशेषण के भेद होते हैं उस पर हम आ करके और आपसे क्रमशः जो है जिक्र करेंगे। इसी के साथ एक छोटी सी बात विशेषण में और आपको हम बता रहे हैं। यहाँ हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं बच्चों, हम आपको यही बता रहे हैं किस क्रम से किस रूप स्वरूप में हमारा अध्ययन हमारा ये जो
ये जो ऑनलाइन क्लास का रूप स्वरूप है वह किस क्रियाविधि से आप तक पहुंचेगा, उस पर बात कर रहे हैं। यहाँ आप पाएंगे प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के दो भेद होते हैं। यह विशेष रूप से खास बात है, आप ध्यान दीजिएगा। पहला होता है विशेष विशेषण, विशेष विशेषण। दूसरा विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। ये जो पहला है विशेष विशेषण, बच्चों देखो, जैसे आप विज्ञान पढ़े होंगे, दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। जैसे कोई कहे कि मुझे निकट दृष्टि दोष है, तो कह दो भाई साहब आप झूठ बोल रहे हो, आपको निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, दूर का नहीं साफ दिखाई देता। उसी क्रम में बात समझना। जैसे पहला वाला है विशेष विशेषण, जब ये कहे कि दिए गए विकल्पों में से किसमें विशेष विशेषण है, किसमें विधेय विशेषण है, तो जब कह रहा है विशेष विशेषण, जान लो झूठ बोल रहा है, विशेषण पहले होगा, विशेष बाद में होगा, इसी का जस्ट विपरीत दूसरा वाला होगा। मैं अपने हिंदी पढ़ाने की शुरुआत जो किया था वो इसी विशेष विशेषण से किया था। जो हमसे उस दौरान 4-5 वर्ष सीनियर जो हमारे अग्रज थे, वे लोग जब लोकसेवा आयोग की UDLD एग्ज़ाम में जब जाते थे तो विशेष विशेषण के प्रश्न गलत हो जाते थे। चूँकि मेरा सही होता था, तो वही हमारे ग्रुप के हमारे अग्रज लोग हमें कहे कि तुम पहले हम लोग विशेष विशेषण पढ़ाओ। तो ये सब चीज़ें जब हम उनको पढ़ाए, फिर उसके बाद क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। फिर हम स्वयं जो पढ़ाने की महत्वाकांक्षा से ओतप्रोत होकर के फिर हमने सोचा क्यों ना, जब यहाँ से हमारे सीनियर्स द्वारा मुझे प्रेरणा मिली, तो हम जो कार्यशाला के थ्रू जो अपना हुनर है वह अपने अन्य विद्यार्थियों, वह अपने जो अन्य मित्र हैं, अपने शुभेच्छु हैं, उनमें साझा करें। तो यहाँ से पढ़ाई हमारी शुरू हुई थी। ये जो विशेष विशेषण, विधेय विशेषण, अब हम आपसे बिना बताए, इसको पहले एक लाइन आप बता दें। जब किसी वाक्य में विशेष के पूर्व विशेषण प्रयुक्त हो तो होता है विशेष विशेषण, और जब किसी वाक्य में विशेष पहले प्रयुक्त हो, विशेषण बाद में प्रयुक्त होता है तो होता है विधेय विशेषण। जैसे हम एक वाक्य लिख रहे हैं, राम सुंदर बालक है। नेक्स्ट वाक्य लिख रहे हैं, तितली के पंख सुंदर होते हैं, तितली के पंख सुंदर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बीच में बहुत चीज़ें हमने छोड़ दिया, चूँकि हम आपको जो यह लेक्चर क्रमागत नहीं पढ़ा रहे हैं, हम एक एक पार्ट पर डेमो दे रहे हैं आपको, कैसे हम चीज़ों को बताएंगे। इसलिए यहाँ पर पूरा विहंगम रूप से विस्तारपूर्वक इस बात को बता पाना यहाँ पर संभव नहीं है। या जब हम उस चैप्टर विशेष को लाइव क्लास के थ्रू आएंगे, फिर आपको यहीं पर याद दिला दें, याद आ गया, क्योंकि कुछ खास चीज़ें हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मेरी लाइव क्लास 6 अगस्त को शुरू होगी, 6 अगस्त से आरंभ होगी और टाइम उसका रहेगा 4 PM, शाम को 4 बजे से। मेरे जो विद्यार्थी पुराने हैं जो हमसे ऑफलाइन पढ़ते थे, मैंने उनको मैसेज किया हुआ है, मैंने उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। यद्यपि फिर भी उसमें से अब तक जो बच्चे लिंक ना हो पाए हों, वो हमसे मैसेज के थ्रू, वो हमसे फ़ोन के थ्रू अपना नंबर उसमें लिंक करवा लेंगे। नौ प्रवेशी जो हमारे छात्र और छात्राएँ हैं जो हमसे पढ़ना चाहेंगे, वे भी इस लाइव क्लास में, उनका भी हार्दिक स्वागत है। यह जो बीच में जो रक्षाबंधन का पर्व आया, नहीं तो हम उस रक्षाबंधन अगर पर्व नहीं आया होता तो अपनी लाइव क्लास उस 6 तारीख से पहले हम स्टार्ट करते। तो बच्चों यही सब कारण रहा कि हम लाइव क्लास हम जो है 6 अगस्त को शाम 4 बजे आपको पढ़ाएंगे। जो भी विद्यार्थी वो पढ़ना चाहेगा, जुड़ना चाहेगा, वो हमारे जो कांटेक्ट के थ्रू वो हमसे संपर्क बना सकता है। तो ये हमने वाक्य यहाँ पर लिखा,
राम सुंदर बालक है। ध्यान दीजिएगा, अब 2 मिनट आपको हमें पीछे ले चलना पड़ेगा। विशेषण, वाक्य में जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। वाक्य में जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहा जाता है। और हम देखते हैं कभी कभी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उसे प्रविशेषण कहा जाता है। और जो विशेषण शब्द होता है, अगर मान लो वाक्य में एक से ज़्यादा विशेष है तो विशेषण शब्द जिस विशेष की निकट रूप से विशेषता बताता है उसे मुख्य विशेष कहा जाता है। हमने ऐसे फास्टेस्ट तरीके से आपसे बोल दिया, चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी। इस बात को हम इस प्रॉपर वे में जब एक एक हेडिंग बना करके उस पर रुक कर बातों को समझाएं, उदाहरण दे देकर तब चीज़ों को जानोगे। यहाँ पर केवल हम एक छोटी सी बात कर रहे हैं, विशेष विशेषण विधेय विशेषण। मैंने कहा विशेष विशेषण, जानो झूठ बोल रहा है, विशेषण पहले होगा विशेष बाद में होगा। अब यहाँ पर देखो, ये जो शब्द है सुंदर, यह शब्द है विशेषण शब्द है, और राम है संज्ञा, बालक है संज्ञा। अर्थात यह शब्द जो सुंदर है यह राम के लिए प्रयुक्त है, बालक के लिए प्रयुक्त है। वाक्य में जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहा जाता है। तो इस वाक्य में सुंदर शब्द विशेषण है और राम विशेष है तथा बालक विशेष है। अब आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर आप कह रहे हो कि जब किसी वाक्य में विशेषण विशेष के पहले प्रयुक्त हो तब होता है विशेष विशेषण। तो इस वाक्य में यह सुंदर शब्द बालक और राम दोनों की विशेषता बता रहा है, किंतु बालक शब्द की यह सुंदर शब्द निकट रूप से विशेषता बता रहा है, अर्थात बालक यहाँ पर हो गया मुख्य विशेष। तो हम जो काउंट करेंगे वह जो बालक से करेंगे, चूंकि यहाँ पर सुंदर विशेषण शब्द वह बालक की निकट से विशेषता बता रहा है, अर्थात बालक शब्द हो गया मुख्य विशेष से। ये हम आपको तब बता रहे हैं जब किसी वाक्य में एक से ज़्यादा विशेष हों और विशेषण उन सभी विशेष की विशेषता बताएगा। तो जिस विशेष की विशेषण निकट रूप से विशेषता बताता है वह मुख्य विशेष कहलाता है। उसी मुख्य विशेष से हम काउंट करेंगे कि विशेषण विशेष के पहले प्रयुक्त है तो विशेष विशेषण है, इसका विपरीत है तो विधेय विशेषण है। राम सुंदर बालक है, इस वाक्य में सुंदर शब्द राम और बालक की विशेषता बता रहा है, बालक इसमें मुख्य विशेष है, तो हमारा मानक आधार यहाँ पर बालक रूपी विशेष होगा। तो हम देख रहे हैं कि विशेषण पहले प्रयुक्त है, विशेष बाद में प्रयुक्त है, तो ये हो गया पहला वाला हो गया विशेष विशेषण। यहाँ पर देखिए तितली के पंख सुंदर होते हैं, यहाँ पर विशेषण शब्द हमारा क्या है सुंदर। यह किसके लिए प्रयुक्त है, पंख के लिए। पंख किसका है, तितली का। तो एक विशेष पंख हुआ, दूसरा विशेष हुआ तितली, और सुंदर शब्द विशेषण। लेकिन यहाँ पर मुख्य विशेष क्या हुआ, पंख, अर्थात यह जो मुख्य विशेष है पंख, उसके बाद विशेषण शब्द प्रयुक्त है, अर्थात यहाँ पर विशेषण शब्द विशेष के बाद में प्रयुक्त है, तो आंसर हो गया विधेय विशेषण। यहीं पर कन्फ्यूजन हो जाता है, शिक्षक अथवा छात्र, पढ़ाने वाला अथवा पढ़ने वाला जरा सा भी विचलित कहीं हुआ वह समझने अथवा समझाने में, तो कभी क्वेश्चन सही नहीं हो पाते। आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और एक बार फिर से आपको हम अपने लाइव क्लास की तिथि को दोहरा रहे हैं। बच्चों, ये जो है रक्षाबंधन के तुरंत बाद मतलब 6 अगस्त को शाम 4 से 5 ये मेरी लाइव क्लास चलेगी, जिसमें हम सामान्य हिंदी पढ़ाएंगे। जो कल एक लेक्चर आपको अपने सिलेबस के बारे में दिए, और आज हम अभी जो विशेषण तक आपको एक सीमित रूप से चर्चा जिस पर किए, यह सब कुछ हमारी लाइव क्लास जो सामान्य हिंदी की वह जो 6 अगस्त से आरंभ होगी विधिवत रूप से। आप उसमें जुड़िए। आप अब तक अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको लगता होगा मीन्स अंतश्चेतना आपको स्वप्रेरित करती होगी, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना
नहीं बनावटी ढंग से नहीं। कभी कभी क्या होता है, ये हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़े अच्छे गुरु हैं, बड़े हमारे अग्रज हैं, हम इनका चैनल जो सब्सक्राइब कर दें, वो जो सही अर्थ में आपको प्रेरित अगर कर रहा हो सब्सक्राइब करने के लिए, तभी आप सब्सक्राइब करना। और जब आप हमारी बातों को 6 अगस्त से जब आप कंटिन्यूस हमसे जुड़ कर आप देखेंगे, तो आप उसी पार्ट का मिलान किसी अन्य टीचर के वीडियो में आप देखेंगे। मैं कहता हूँ जिसका बेस्ट हो उसी का जो सब्सक्राइब किया जाए, अर्थात जो चुनौती, जो हमारा पॉइंट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यह जो बेस्ट होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो व्यक्ति ज़्यादा फिट है वही जो सर्वाइव करेगा, डार्विन बात है। तो यहाँ पर बच्चों देखो, ये हम कहें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, हम आपसे निवेदन करें, हम आपसे हाथ जोड़ें, हम आपसे गिड़गिड़ाएं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगी, क्वालिटी में कमी होगी। मतलब क्वालिटी हमारी, गुणवत्ता हमारी ऐसी होनी चाहिए कि आपको स्व प्रेरित कर दे, कि आपकी वह बटन स्वयं दब जाया करे। आप उस टाइम में जो निर्धारित जो हमारा समय है 4 से 5 की अवधि, उस अवधि में अन्य जगहों से अन्य जो भूमिकाएं हैं वहाँ से विरत होकर के आप मेरी लाइव क्लास के लिए अपने आप को जो प्रेरित करके अपने आप को पूरे उत्साहित रूप में लेकर प्रस्तुत हो जाएं। बस ऐसी जब क्लास की दशा दिशा रहेगी, तभी जान लो हम लोगों का यज्ञ वह सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। बस यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर चर्चा किए अपने सामान्य अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है उसके भाग 2 की। इसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे पाठ्यक्रम भाग 3 की। जय हिंद।